हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VIP स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर, यानी कि हमारे संविधान में जो साधारण विधेयक और धन विधेयक है, इन दोनों में क्या चीज़ का अंतर होता है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और सीखने को जरूर कुछ मिलेगा। चलिए, तो साधारण विधेयक में और धन विधेयक में अंतर हम देखते हैं। साधारण विधेयक में यह बोलता है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि दो सदन जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में इस हम साधारण विधेयक को पेश कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। साधारण विधेयक में अगला है, इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, इसे मंत्री के अलावा और गैर सरकारी का कोई भी सदस्य हो, दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक यह बोलता है कि इसे केवल सरकार के किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर सरकार का कोई सदस्य या मंत्री इस धन विधेयक को नहीं पारित कर सकता है। साधारण विधेयक का अगला है, इसे सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक में इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। बगैर राष्ट्रपति की अनुमति से हम धन विधेयक को नहीं स्थापित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हम साधारण विधेयक को पारित कर सकते हैं। साधारण विधेयक का 4 नंबर पॉइंट है, इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक का 4 नंबर पॉइंट बोलता है, इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यानी धन विधेयक में राज्यसभा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि राज्यसभा साधारण विधेयक में संशोधन कर सकती है। साधारण विधेयक का 5 नंबर पॉइंट है, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक का 5 नंबर पॉइंट है, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक का 6ठा पॉइंट बोलता है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक का 6ठा पॉइंट, इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक का 7वां पॉइंट है, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है और इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद, यानी राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। जबकि धन विधेयक का 7वां पॉइंट है, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसे केवल और केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक का 8वां नंबर पॉइंट है, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यानी इसे केवल मंत्री ने प्रस्तुत किया हो अगर तो। धन विधेयक का 8वां पॉइंट है, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसको गौर से समझिएगा। जैसे कि साधारण विधेयक का 8वां पॉइंट बोल रहा था कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत यानी कि अस्वीकार होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यानी 50-50 का केस है। जबकि धन विधेयक में लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी 100% अगर ऐसा सिचुएशन बना तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। 9वां नंबर पॉइंट साधारण विधेयक में है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। जबकि धन विधेयक का 9वां पॉइंट है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। आखिरी पॉइंट एक है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। आई होप ये वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।